10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आप सभी का फिर से एक मरतबा माई स्टार एजुकेशन में खैर मकदम है। यहाँ पर हम देख रहे हैं 10वीं क्लास का साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसका हिस्सा दुगम जो है उर्दू मीडियम में। तो इसका हम जो है पहला सबक तवारुस और रितिका का इसका जो है सवाल जवाब का सिलसिला देख रहे हैं। तो इस सवाल जवाब के सिलसिले के साथ में हम जो है इसका तफसीली मुताला भी करेंगे, यानी सवाल जवाब के जो है को तफसील से हम बयान करेंगे, यानी क्वेश्चन एंड आंसर विद एक्सप्लेनेशन, ताकि ये आपको बोर्ड के एग्ज़ाम में जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा मददगार साबित हो। या फिर जब भी आप कोई एक्सरसाइज कर रहे हो तो एक्सरसाइज के वक्त में अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए या कुछ डाउट हो या कुछ समझ में ना आए, तो आप हमारा ये एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो देखेंगे तो आपको जो है आसानी साथ में समझ में आ जाएगा और बोर्ड के एग्ज़ाम की तैयारी करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी आपको इससे। इसका जो है हम पहला सबक तवारुस और इर्तिका यानी हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, इसके सवालों जवाब का सिलसिला देख रहे हैं। तो सफ़ा नंबर 10 के ऊपर में जो सवाल दिए हुए हैं और 11 पे दिए हुए, इसमें से कुछ सवाल जो है हमारे हो चुके हैं, यानी इससे पहले जो है हम 2 वीडियो जो है अपलोड कर चुके हैं यूट्यूब के ऊपर में। तो अभी जो है बाकी के जो सवाल है वो हम इसको देखेंगे। तो सवाल नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 जो है ये हमारा हो चुका है। अब इसके बाद हम सवाल नंबर 6 देखेंगे जिसके अंदर में एक ही सवाल है, और उसके बाद सवाल नंबर 7 देखेंगे जिसके अंदर में 6 सवाल है। तो ये इस वीडियो के ज़रिए जो हमारा सबक जो है ये पूरा मुकम्मल हो जाएगा। इसके बाद सवाल नंबर 6 हमारा इस तरीके से है कि आसारी अज़ा यानी क्या। इंसानी जिस्म के कुछ आसारी अज़ा के नाम लिखिए और ये अज़ा दूसरे किन जानदारों के लिए मुफीद है, लिखिए। तो आसारी अज़ा जानदारों के ऐसे अज़ा हैं जो तनज़ुल पजीर है या नामुकम्मल तरक्की याफ्ता है, यानी ये पूरी तरीके से कंप्लीट जो है या तो जिस्म के अंदर बने नहीं है या फिर जानदारों के जिस्म से ये धीरे धीरे जो है फ़ना हो गए हैं। तो ये आसारी अज़ा जो है बहुत सारे जानदारों के जिस्म में जो है वो गैर फ़ाल होते हैं, यानी कोई काम के नहीं होते। और उसके अलावा यही जो अज़ा है वो किसी दूसरे जानदारों के जिस्म के अंदर में जो है बहुत ही ज़्यादा काम के होते हैं। तो ऐसे अज़ा जो जानदारों के जिस्म में मौजूद तो हैं लेकिन कोई काम के नहीं है, तो उनको आसारी अज़ा कहते हैं। और जो दूसरे जानदारों के जिस्म के अंदर में है और बहुत काम के, तो उनको आसारी अज़ा नहीं कहा जाता। तो कुदरती इंतखाब के नज़रिए के मुताबिक आसारी अज़ा जो है जानदारों के जिस्म से अचानक गायब नहीं होते, बल्कि इनको गायब होने के लिए जो है हज़ारों साल दरकार होते हैं। तो यह आसारी अज़ा किसी जानदार में फ़ाल होते हैं तो किसी जानदार के अंदर में गैर फ़ाल होते हैं। तो ये आसारी अज़ा किसी जानदार में फ़ायदेमंद होते हैं तो किसी जानदार में गैर फ़ायदेमंद होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर इंसानों के जिस्म में अपेंडिक्स होता है। अपेंडिक्स जो है ये इंसानों के लिए आसारी अज़ा है, यानी इंसानों के जिस्म में अपेंडिक्स का कोई काम नहीं है। उसके अलावा ये जो अपेंडिक्स है ये दूसरे जानदारों के जिस्म में फ़ाल है। मिसाल के तौर पर हमारे इतराफ़ में जो चौपाए हैं या जिसको हम कहते हैं जुगाली करने वाले जो जानदार हैं, गाय है, भैंस है, बकरियाँ वगैरह है, तो इनके जिस्म के अंदर में ये अपेंडिक्स होता है। अपेंडिक्स जो है इनके जिस्म में सेलुलोज को हज़म करने में मदद करता है। और हमारे जिस्म में जो इंसानों के जिस्म में अपेंडिक्स होता है तो ये अपेंडिक्स जो है वो सेलुलोज को हज़म करने की सलाहियत नहीं रखता। हम तो आपने देखा होगा कि जुगाली करने वाले जो जानदार हैं तो वो क्या करते हैं, उनको जैसे ही हम खाना देते हैं तो वो पूरा का पूरा जो है चारा या जो भी घास होगी, चारा होगा या भूसी होगी, तो ये उसको जो है फ़ौरन जो है फटाफट जो है वो खा लेते हैं। और तो ये जो चारा है ये जानदारों के जिस्म के अंदर में इनके अपेंडिक्स में जा कर के जमा होता है। बाद में आपने देखा होगा कि जब जुगाली करते हैं तो इनके हलक से जो है एक एक नेवाला जो है इनके मुंह में वापस आता है, और फिर उसको में वो अपने दांतों के ज़रिए जो है उस नेवाले को अच्छी तरीके से चबाते हैं, और फिर उसको फिर वापस जब वो घोटते हैं तो वो उनके मैदे के अंदर में जाता है जहाँ पर फिर वो हज़म होता है। तो इस तरीके से अपेंडिक्स जो है वो इंसानों के लिए जो है आसारी अज़ा है, लेकिन चौपाओं के लिए यानी 4 पैर वाले जानवरों के लिए, जुगाली करने वाले जानदारों के लिए जो है बहुत फ़ायदेमंद है। इसी तरीके से कान के उज़लात जो है इंसानों के लिए जो आसारी उज़ू है, क्योंकि इंसान जो है अपने कान के उज़लात को जो हरकत नहीं दे सकता, और ये जो कान के उज़लात है ये दूसरे जानवरों के अंदर में जो है बहुत ज़्यादा फ़ाल होते हैं, यानी काम के होते हैं, इसलिए उनके जिस्म में ये आसारी उज़ू नहीं है। जैसे मिसाल के तौर पर हम देखते हैं कुत्ता है, बिल्ली है, खरगोश है, तो ये अपने कान के उज़लात को हरकत देते हैं और किस सिमत से आवाज़ आ रही है उस डायरेक्शन में अपने कान को मोड़ते हैं। वो अपनी मुंडी का इस्तेमाल नहीं करते, अपनी गर्दन को नहीं मोड़ते, ना उसके ज़रिए वो आवाज़ की सिमत का पता लगाते, बल्कि सिर्फ अपने कान के उज़लात के ज़रिए जो है आवाज़ की सिमत का पता लगाते हैं। इसी तरीके से अक्ल, दाढ़ जो है
वो हमारे जिस्म में यानी इंसानों के जिस्म में जो है आसारी अज़ा है। लेकिन जो चौपाए वगैरह है, जो जुगाली करने वाले जो जानदार है, इनके जिस्म में ये चबाने के लिए इस्तेमाल में आते हैं, इसलिए इनके लिए फ़ायदेमंद है। और हमारे लिए हम जो है इसको चबाने में इस्तेमाल नहीं करते, इसलिए ये हमारे लिए आसारी उज़ू है। हमारी जो रीढ़ की हड्डी है उसका जो आखिरी ये जो सिरा है वो दुगुजा हड्डी है। तो इससे ये बात साबित होती है कि जो हमारे आबा अजदाद थे, जो हमारे जो पुरखे थे, उनको जो है दुम रही होगी। जो दुम जो है वो गायब हो चुकी है। अब ये दुम गुजर जो हड्डी जो है ये सिर्फ ये हमारे जिस्म में आसारी उज़ू के तौर पर जो है बची हुई है, जो धीरे धीरे जो है वो भी गायब हो जाएगी। उसके अलावा जिस्म पर बाल जो है ये भी इंसानों के लिए जो है आसारी उज़ू है। लेकिन दूसरे जानदारों को जो है ये मौसम में तब्दीली होती है, तो उनको सर्दी और गर्मी से हिफाजत के लिए जो उनके जिस्म में बाल मौजूद होते हैं, और ये इंसानों के लिए आसारी उज़ू है, लेकिन दूसरे जानदारों के लिए जो है ये फ़ायदेमंद है। तो इस तरीके से जो आज़ा किसी जानदार के अंदर में गैर फ़ाल है तो उनको आसारी आज़ा कहते हैं, और किसी जानदार के अंदर में यही आज़ा जो है वो बहुत ज़्यादा काम के हैं, तो उनके अंदर में इनको आसारी आज़ा नहीं कहा जाएगा। इसके बाद हम देख रहे हैं सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 का अलिफ के इर्तिका के अमल में मौरूसी तब्दीलियों का क्या किरदार है। तो हम जानते हैं कि मौरूसी खुसूसियत यानी ख़ानदानी खुसूसियत, तो ये ख़ानदानी खुसूसियत जो होती है वो एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल होती है, यानी अपने अजदाद के ज़रिए जो है वो उनकी औलाद में मुंतकिल होती है। तो जिन जानदारों के अंदर में जो तवाफ़ुकी सलाहियत मौजूद होती है, तो उनके अंदर में जो है बेहतरीन जीन जो है वो तैयार होते हैं, या जीन मौजूद हो और तवाफ़ुकी सलाहियत वाले हों तो वही जानदार जो है वो ज़िंदा रहते हैं। तो ये जो है कौन सा जानदार ज़िंदा रहेगा और कौन सा जानदार जो ख़त्म होगा, तो ये कुदरती इंतखाब के ज़रिए मुंतखब किया जाता है। यानी जानदार जो है बहुत सारे जो है वो औलादों को पैदा करते हैं और उनके अंदर अपनी ख़ानदानी खुसूसियात को मुंतकिल करते हैं। लेकिन जिन जानदारों के अंदर में तो माहौल के हिसाब से जो है या माहौल के एतबार से जो है तवाफ़ुकी सलाहियत मौजूद रहती हैं, तो वही बच्चे वही औलाद जो है वो आगे जा कर के अपनी अगली नस्ल को बढ़ाते हैं। और जिन बच्चों के अंदर में या जिन औलाद के अंदर में जो तवाफ़ुकी सलाहियत नहीं रहती, यानी माहौल के हिसाब से उनके अंदर में ज़िंदा रहने की सलाहियत अगर से नहीं है, वो ख़त्म हो, तो ऐसे जानदार जो है वो ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर माहौल में ज़िंदा रहने की सलाहियत नहीं है। तो वो ना तो अपनी नस्लों को आगे बढ़ा पाते हैं और वो ख़त्म हो जाते हैं, मर जाते हैं। इर्तिका का अमल जो है वो बहुत ही नहायत ही धीमा अमल है, ये धीरे धीरे वो चलता है। तो इस दौरान जो है विरासती खुसूसियत जो है वो भी हिस्सा लेती है। तो विरासती खुसूसियत जो है वो इर्तिका के अमल के अंदर में एक ईंधन का काम करती है। तो इस तरीके से काबिल तरीन जीन को जानदारों की नौ के अंदर में महफूज कर लिया जाता है, और इसीलिए अनवा जो है बेहतर ढंग से जो अपनी नस्ल को आगे बढ़ाती है। इसके बाद है हमारा सवाल नंबर 7 का बे। तो सवाल नंबर 7 का बे जो है हमारा इस तरीके से है कि पेचीदा प्रोटीन के तैयार होने के अमल की वजाहत कीजिए। तो ये जो सवाल है पेचीदा प्रोटीन वाला, तो ये बोर्ड के एग्ज़ाम के अंदर थोड़ा सा तब्दील होकर के भी पूछा जा सकता है। तो पेचीदा प्रोटीन की जगह जो है सिर्फ प्रोटीन भी आ सकता है पेपर के अंदर में, एग्ज़ाम के अंदर में, कि प्रोटीन की तालीफ़ है ना। तो तालीफ़ का मतलब भी जो है वो तैयारी ही होता है, या फिर इंग्लिश में जो है इसको कहते हैं सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। तो सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन करके भी जो आपके एग्ज़ाम में आ सकता है क्वेश्चन, या फिर प्रोटीन की तालीफ़ या प्रोटीन की तैयारी भी जो है इस तरीके से सवाल आ सकता है। तो प्रोटीन की तैयारी या प्रोटीन की तालीफ़ जो है एक ही है सवाल है, इसके अंदर भी आपको वही लिखना है। और पेचीदा प्रोटीन जो है वो भी सेम बात है, यानी कोई फ़र्क नहीं है इसके अंदर में, क्योंकि प्रोटीन जो है खुद जो है वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है या पेचीदा का मरकब है। तो प्रोटीन की तालीफ़ के जो है 3 मरहले हैं, उसमें से पहला है ट्रांसक्रिप्शन, दूसरा है ट्रांसलेशन और तीसरा है ट्रांसलोकेशन। तो ट्रांसक्रिप्शन का मतलब ये होता है कि एक इन्फॉर्मेशन या एक मालूमात जो प्रोटीन की तालीफ़ में हिस्सा लेती है, यानी प्रोटीन की तालीफ़ करने के लिए जो एक मालूमात जो है वो पहले तैयार होती है, इसको कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। तो ये कोड की शक्ल में होता है। और दूसरा होता है ट्रांसलेशन, दूसरा मरहला जो है ट्रांसलेशन है। तो ट्रांसलेशन यानी जो कोड जो है ट्रांसक्रिप्शन में तैयार हुआ है, उसी का एंटी कोड जो है वो ट्रांसलेशन में तैयार होता है, यानी उसका ट्रांसलेशन यानी उसका तर्जुमा करना है। उसके बाद है ट्रांसलोकेशन। लोकेशन यानी होता है, अब जगह आपको पता है, लोकेशन यानी तो उसी से बना है ट्रांसलोकेशन। तो ऐसा मुकाम जहाँ पर प्रोटीन की तालीफ़ होती है। तो इस तरीके से जो इनके अगर हम मरहलों के अगर हम अच्छी तरीके से उसके लफ्ज़ी मायने पर गौर करें, तो उसी के अंदर भी हमको पूरा जवाब मिल जाता है। ये ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि प्रोटीन की तालीफ़ जो है वो कहाँ पर होती है। तो प्रोटीन की जो तालीफ़ है वो होती है हमारे खुलिये के मरकज़ में। तो ये हमारा खुलिया है, इस तरीके का है। खुलिये के अंदर में जो है आपको खुलवी अजसाम नज़र आ रहे हैं, और इसी खुलवी अजसाम के जो बीच में जो है, या इसी खुलिये के बीच में सेंटर में जो होता है मरकज़ा यानी न्यूक्लियस।
तो ये हमारा न्यूक्लियस है, मरकज़ा है। इस मरकज़े के दरमियान में जो है प्रोटीन की तारीफ होती है और वो करने वाले जो है वो क्रोमोसोम होते हैं, हिस्सा लेते हैं। आप सभी को पता है कि जो हमारा जो क्रोमोसोम है ये डीएनए धागे से मिलकर बना हुआ है। इस तरीके का डीएनए का धागा है और इसके दरमियान में आप देख रहे हो कि यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड है। प्रोटीन की तारीफ जो है हमारे खुले के मरकज़े में होती है, इसलिए जो इसको सेंट्रल डोग्मा कहा जाता है। तो इस तरीके से हमारे खुले के मरकज़े के अंदर में जो है 23 जोड़ी जो है क्रोमोसोम होती है, या इसको हम कह सकते हैं 46 जो है क्रोमोसोम होते हैं। तो ये 46 क्रोमोसोम जो है ये बने हुए डीएनए के हमारे धागे से। तो जब ट्रांसक्रिप्शन का अमल शुरू होता है तो ये डीएनए का जो धागा है तो ये सिंगल हो जाता है। इस तरीके से यहाँ पे दिख रहा है शक्ल के अंदर, इस तरीके से ये सिंगल हो रहा है। तो इस तरीके से डीएनए का जो है आरएनए तैयार हो रहा है। यहाँ पर मैसेंजर आरएनए तैयार हो रहा है। तो ये मैसेंजर आरएनए जो है ये एक तरह का कोडॉन जो है वो तैयार कर रहा है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एमआरएनए जब तैयार हो रहा है तो डीएनए का जो सिंगल धागा जो है वो हिस्सा ले रहा है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि डीएनए की तकमीली तरतीब को जो है एमआरएनए पर नकल किया जा रहा है, यानी यहाँ पर कॉपी हो रही है डीएनए की न्यूक्लियोटाइड की। सिर्फ यहाँ पर फ़र्क ये हो रहा है कि यहाँ पे डीएनए से जब आरएनए बन रहा है तो यहाँ पर जो है जो डीएनए का जो थायमिन है न्यूक्लियोटाइड, उस थायमिन की जगह यहाँ पर यूरेसिल जो है वो लगाया जा रहा है, या यूरेसिल जो है यहाँ पर ऑटोमेटिक आकर के जो है जुड़ता जा रहा है। आप यहाँ पर जो है शक्ल के अंदर में देख सकते हैं। यहाँ पर जो एमआरएनए जो है प्रोटीन की तारीफ में हिस्सा लेने से पहले जो है यहाँ पर कुछ प्रोसेस होता है, यानी कुछ अमल में हिस्सा लेता है। तो यहाँ पर जो है कुछ जो इसकी जोड़ियाँ हैं या कुछ हिस्से जो है एमआरएनए के जो है वो यहाँ से टूटते हैं और कुछ नए हिस्से जो है जुड़ करके इस तरीके से यहाँ पर जो है वो एमआरएनए जो है नया कोड के साथ में जो यहाँ पर तैयार होता है। इसके बाद जो एमआरएनए जो है वो मरकज़े को छोड़ करके जो है वो बाहर खारिज होता है, मरकज़े से बाहर निकलता है और खुलिया माया में दाखिल होता है, और खुलिया माया के अंदर में ही जो है प्रोटीन की तालीफ होती है। खुलिया माया यानी साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म के अंदर में यहाँ पर जो राइबोसोम्स होते हैं, तो ये इस तरीके से राइबोसोम्स जो है ये एमआरएनए के साथ में जुड़ते हैं, यानी बाइंड होते हैं एमआरएनए के साथ में राइबोसोम इस तरीके से। उसके बाद है दूसरा मरहला ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन के अंदर में जो एमआरएनए के अंदर में जो कोड सिस्टम जो कोड आया है, यानी प्रोटीन की तारीफ का जो डाटा है मैसेंजर के अंदर में, तो ये जो है फिर डीकोड होता है, यानी यहाँ पर जो है मैसेंजर, यहाँ पर जो राइबोसोम है, राइबोसोम जो है एंटीकोड तैयार करता है। इस तरीके से ये एंटीकोड जो है वो अमाइनो एसिड से मिलकर बना हुआ है। तो ये अमाइनो एसिड जो है वो तकरीबन जो है 20 किस्म के अमाइनो एसिड्स है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है टीआरएनए यानी ट्रांसफ़र आरएनए जो है वो एंटीकोडॉन के साथ में, एंटीकोड के साथ में जो है वहाँ पर एमआरएनए के जो है करीब में आता है। जो अमल है जिसके अंदर में एमआरएनए जो है टीआरएनए के करीब आता है, तो इस अमल को ट्रांसलेशन कहते हैं। तो इस तरीके से जो टीआरएनए के ऊपर में जो है 3 बेस जुड़े हुए हैं यहाँ पर। तो ये 3 बेसों को जो है एमआरएनए जो है मैसेंजर आरएनए जो है उसको अच्छी तरीके से रीड कर लेता है, यानी उसको अच्छी तरीके से पढ़ता है और उसके साथ में फिर जो है कंबाइन होना शुरू हो जाता है, यानी उसके साथ में जुड़ना शुरू हो जाता है इस तरीके से। तो यहाँ पर चूँकि 3 जो न्यूक्लियोटाइड यहाँ पर 3 न्यूक्लियोटाइड जो हिस्सा ले रहे हैं, इसलिए इसको जो ट्रिपलेट कहा जाता है। यानी ये जो कोडॉन है ये ट्रिपलेट कोडॉन है। इसी के साथ में यहाँ पर जो टीआरएनए है वो अमीनो एसिड के साथ में जो है बंदिशें जो है वो तैयार करता जाता है। यहाँ पर देख रहे हैं आप, और इस तरीके से जो ये बंदिशें जुड़ करके जो है एक पेचीदा प्रोटीन जो है वो तालीफ होता है, यानी प्रोटीन की यहाँ पर पेचीदा प्रोटीन की यहाँ पर तैयारी होती है। तो यहाँ पर इस तरीके से जो है अमीनो एसिड जो है इसकी जो एक बहुत लंबी जो चैन तैयार हो जाती है, और इसके चैन के मिलने से जो एक पेचीदा प्रोटीन यहाँ पर तैयार हो रहा है। तो ये चैन जो है बाद में जो है फोल्ड हो जाती है, फोल्ड होकर के एक 3D स्ट्रक्चर बन जाता है, और इस तरीके से जो है प्रोटीन जो है वो इसकी तालीफ होती है। तो इस तरीके से जो है ट्रांसलोकेशन का अमल होता है, यानी ट्रांसलोकेशन यानी ऐसी जगह जहाँ पर प्रोटीन की तालीफ हो रही है, तो इसलिए इसका नाम जो इस मरहले का नाम जो है ट्रांसलोकेशन रखा गया है। तो बाद में इस तरह की जो पेप्टाइड बंदिश के बेशुमार जुड़ने की वजह से यहाँ पर जो है, या बेशुमार अमीनो एसिड की लंबी चैन बनने की वजह से यहाँ पर जो है पेचीदा प्रोटीन जो है वो तैयार हो रहा है। यही प्रोटीन के सालमात जो है वो जानदारों की साख्त और शक्ल को तय करते हैं। चलिए इसके बाद देखते हैं हम सवाल नंबर 7, उसका जीम। सवाल नंबर 7 का जीम हमारा इस तरीके से है कि इर्तिका का नज़रिया लिखिए और बताइए कि इसके कौन कौन से सबूत हैं। तो इर्तिका के बारे में हमको बहुत सारी मालूमात पहले से हासिल है। हमको ये पता है कि जब ज़मीन का वजूद हुआ तो ज़मीन जो है पहले सर्द हुई, ठंडी हुई, उसके ऊपर में ऑक्सीजन का हाइड्रोजन का गिलाफ आया, और साथ ही साथ जो है पानी का वजूद हुआ। पानी की जो तय थी, यानी जो समुद्र का जो पानी था, उस समुद्र की पानी के अंदर में कुछ हयाती अज्जा जो है एक जगह इकट्ठा होना शुरू हुए।
यानी कुछ कीमियाई अज्जा की शक्ल में थे ये हयाती अज्जा, जिनको मादा हयात भी कहा जाता है। तो ये मादा हयात जो है वो धीरे धीरे जो है समुंदर की तय में जो है ये इकट्ठा जमा हुए। तो इस तरीके से जो है हयाती अज्जा का वजूद हुआ। तो और ये जो मादा था इसके अतराफ़ में जो है खुलवी गिलाफ जो है वो आकर के जमा हो गया, और इसके ज़रिए जो यह खुलवी हैवानात जो है उनका वजूद हुआ धीरे धीरे। और इसके बाद फिर इन्हीं यह खुलवी हैवानात के अंदर में तरक्की होती गई, और इससे इन्हीं के ज़रिए जो है कसीर खुलवी हैवानात का जो है ज़मीन पर वजूद हुआ। तो पेचीदा और कसीर खुलवी हैवानात जो है इनके बाद में आए। तो ये तमाम तब्दीलियाँ जो आहिस्ता आहिस्ता और बतदरीज होती गई। तो इनका जो है अहाता जो है वो 300 करोड़ साल पर मुहित है, यानी 300 करोड़ साल लगे इनको धीरे धीरे जो है वो तब्दील होने के लिए। जानवरों में तरक्की हमा सिमती और हमा जहद जो होती रही, जिसकी वजह से बेशुमार जानवरों का वजूद हुआ। इसलिए तमाम अफ़ाल को मरहलावार तरक्की या मुनज़्ज़म इंतका कहा जाता है। तो इर्तिका के अमल के दौरान मुख्तलिफ़ तश्कीली व अफ़ाली खुसूसियत के हामिल पुरखों से मुख्तलिफ़ किस्म के नबातात और हैवानात वजूद में आए। तो उसके अलावा इर्तिका के नज़रिए को जो है पेश करने के लिए जो मुख्तलिफ़ साइंसदानों ने अलग अलग नज़रियात जो है पेश किए। तो इनमें से जो है 6 नज़रियात जो है हमारी सबक में दिए हुए हैं। तो पहला है शक्लियाती सबूत, दूसरा है तशरीही सबूत, तीसरा है आसारी आज़ा, चौथा है दरमियानी कड़ी, और पाँचवा है रकाज़ी सबूत, और छठवां है जुनूनियाती सबूत। इस तरीके से जो है 6 जो इर्तिका के सबूत पेश किए गए। इसके बाद देखना है हमको सवाल नंबर 7 का दाल। तो हमारा सवाल नंबर 7 का दाल जो इस तरीके से है कि इर्तिका में तशरीही सबूत की अहमियत मिसालों के ज़रिए वाज़ह कीजिए। यानी हमारा जो इर्तिका हुआ है तो उसके लिए जो तशरीही सबूत जो है इसकी मिसालें कौन कौन सी है ये हमको ये बयान करना है यहाँ पर। तो हम सबको पता है कि मुख्तलिफ़ हैवानात की जो तशरीही आज़ा है और उनकी जो साख्त है, तो इनके अंदर में कुछ न कुछ जो कहीं ना कहीं जो इनकी बनावट में जो यकसानियत हमको नज़र आती है। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पे दिया हुआ है कि इंसान का हाथ, बिल्ली के अगले पैर, चमगादड़ का अगला पैर, व्हेल मछली के पंख। तो ये तमाम की जो अंदरूनी साख्त है, जो हड्डियों की जो इनकी बनावट है, अगर इसके ऊपर हम गौर करेंगे तो हमको इसके अंदर में यकसानियत नज़र आती है। लेकिन इन आज़ा की जो हम बैरूनी बनावट के ऊपर में अगर हम ध्यान देते हैं तो इनकी बैरूनी बनावट जो बिल्कुल मुख्तलिफ है। लेकिन इनकी बैरूनी बनावट मुख्तलिफ रहने के साथ साथ में जो इनकी जो अफ़ाल है, यानी इनकी जो तशरीही आज़ा की जो अफ़ाल है वो भी मुख्तलिफ है। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पे दिया हुआ है कि इंसानों का हाथ है, बिल्ली का अगला पैर है, और चमगादड़ का पंख है, व्हेल मछली का जो पंख है तैरने वाला। तो ये तमाम की जो है अफ़ाल भी अलग अलग है। यानी इंसान के हाथ के अफ़ाल अलग है, बिल्ली के हाथ के पंजों के अफ़ाल जो है वो अलग है, चमगादड़ के जो अगले पर है वो उड़ने के लिए इस्तेमाल में आते हैं वो अलग है, और मछलियों के जो पर है वो, व्हेल मछली के जो पर है वो तैरने में इस्तेमाल होते हैं। यानी सभी के आज़ा की जो बैरूनी बनावट है और बैरूनी अफ़ाल भी जो है सभी के वो अलग अलग है। लेकिन चूँकि हड्डियों की साख्त और हड्डियों की जो बनावट है वो सभी के अंदर में यकसा है। तो इससे ये बात साबित होती है कि ये तमाम जो जानदार हैं, तमाम जानदारों के आबा व अजदाद जो वो एक ही रहे हुए हैं। यानी तमाम जानदार जो एक ही पुरखों से पैदा हुए हैं, यानी एक ही पुरखे से इनकी जो है नस्लें आगे बढ़ी है, और ये अलग अलग मुख्तलिफ जो है वो हैवानात में तब्दील हो गए हैं। तो ये जो तशरीही सबूत है, तो तशरीही सबूत जो है ये भी जो है इर्तिका के नज़रिए के ऊपर में रोशनी डालता है। इसके बाद देखना है हमको सवाल नंबर 7 का हा। तो सवाल नंबर 7 का हा हमारा इस तरीके से है, ये रकाज़ात यानी क्या, इर्तिका के सबूत के लिए रकाज़ात की अहमियत मिसालों के ज़रिए वाज़ेह कीजिए, या मिसालों के ज़रिए जो है समझाइए है। तो रकाज़ात यानी क्या है, जो हमारा जो सवाल नंबर 2 था, सवाल नंबर 2 का जीम जो है वो भी इसी तरीके से था हमारा। तो उसका जवाब और इसका जवाब जो बिल्कुल सेम है। यहाँ पर फिर से मैं इसको एक बार और समझा देता हूँ कि रकाज़ात किसे कहते हैं। तो किसी कुदरती आफत या किसी परेशानी की वजह से जो अचानक से जो है ज़मीन में या तब्दीली की वजह से जो जानदार ज़मीन पर मौजूद थे वो ज़मीन की गहराई में दफन हो गए, और उनके दफन होने की वजह से वहाँ पर जो उनके बाकियात और उनकी जो मुर्दा जिस्म है उनके नुकूश जो है वो अभी भी ज़मीन की गहराई में मौजूद है। उसके अलावा आतिशफिशा पहाड़ वगैरह के जो फूटने की वजह से भी जो कुछ जानदार जो है उनकी आतिशफिशा के लपेट में आ जाते हैं और ज़मीन की गहराई में वो भी महफूज हो जाते हैं, उनके नुकूश ज़मीन की गहराई में मौजूद रहते हैं। इसके अलावा कार्बन डेटिंग की वजह से भी जो है हम जानदारों के जो जिस्म है, मुर्दा जिस्म है, उनको निकाल करके हम कार्बन डेटिंग की वजह से मदद से जो ये पता कर सकते हैं कि ये जानदार की उम्र कितनी थी और ये कब अपनी उम्र के या कितने साल पहले जो है ये ज़मीन से ख़त्म हुए, कब इनको मौत वाक़ई हुई, यानी कब मरे ये जानदार। ये हम कार्बन डेटिंग की मदद से जो है हम आसानी के साथ में समझ सकते हैं।
तो ज़मीन की जब खुदाई की जाती है तो हालिया दौर के जो जानदार जो मरे हैं तो वो अभी की जो आखिरी जो हमारी ज़मीन की जो परत है, यानी जो ऊपरी जो सतह है हमारी ज़मीन की, तो यहाँ पर हालिया दौर के जो जानदारों के मुर्दा जिसमें मिलते हैं। और जैसे जैसे हम गहराई के अंदर जाते जाएंगे तो उतनी ज़्यादा कदीम जानदारों की लाशें जो है और उनके नुकूश जो है हमको मिलते हैं। तो इससे पता चलता है हमको कि कौन से जानदार का इर्तिका जो है कब हुआ, यानी कौन से जानदार जो ज़मीन पर कब जिंदा थे और कब मरे। यानी जो जानदार पहले ज़मीन पर वजूद में आया, जो पहले पैदा हुआ, तो वो पहले मरा और मरने के बाद में उसकी वो उतनी ज़्यादा गहराई में गया। तो जब हम खुदाई करते हैं तो हमको खुदाई में पता चलता है कि जो सबसे निचली जो सतह है हमारी, जो कचरे अर्ज़ की ज़मीन की जो सबसे निचली सतह है जो, तो उसके अंदर में जो है हमको जो है गैर हबलीय मिलते हैं। यानी गैर हबलीय हैवानात, यानी ऐसे हैवानात जिनके अंदर फिक्री सुतून मौजूद नहीं है, यानी बिना रीढ़ की हड्डी वाले जो हैवानात हैं इनके हमको बाकियात और उनके नुकुश मिलते हैं। उसके बाद फिर उनके ऊपर में जो है फिक्री सुतून वाले मिलते हैं। तो इस तरीके से हमको जो इर्तिका का जो मरहला है इसको समझने में हमको रकाज़ात के सबूत की मदद से आसानी होती है। पहले जो रकाज़ात मिले हमको तो वो पेलेज़ोइक अहद के हैं, यानी जो एक इंतहाई कदीम जानदारों का ज़माना जिसको हम कहते हैं वहाँ के है। तो ये जो जानदार थे ये थे गैर फिक्री हैवानात थे, यानी बिना रीढ़ की हड्डी वाले हैवानात थे। इसके बाद जो है दरमियानी जो दौर था इसके अंदर में जलथलीय और मछलियों के बाकियात मिलते हैं। मछलियों जलथलियों और रेंगने वालों के जो बाकियात मिलते हैं हमको, तो ये दरमियानी दौर था। तो इस दरमियानी दौर को जो है मीज़ोदोइक दौर कहते हैं, यानी दरमियानी हयाती दौर कहा जाता है इसको। उसके बाद जो है रेंगने वाले जानदार जो है इसके इस दौर के अंदर में गायब हो गए और उसके बाद फिर जो है पिस्तानियत और जो फिक्री हैवानात थे इनका वजूद हुआ। तो ये जो अभी जो हमारा जो दौर है हालिया दौर जो है इसको कहा जाता है क्विनोज़ोइक दौर, यानी हालिया दौर या जदीद दौर भी इसको कहा जा सकता है। तो ये जदीद दौर जो है ये अभी हमारा आखिरी दौर है। इस तरह रकाज़ात के मुताले के ज़रिए जो इर्तिका के हमको गुमनाम पहलू जो है वो उजागर होते हैं। इसके बाद सवाल नंबर 7 का दाल। तो सवाल नंबर 7 का दाल हमारा इस तरीके से है कि आज के ज़माने के इंसान का इर्तिका किस तरह से हुआ, इस बारे में मालूमात लिखिए। या फिर ये सवाल जो इस तरीके से भी बोर्ड के एग्ज़ाम में आ सकता है कि जदीद इंसान के इर्तिका की तारीख़ तफसील के साथ में लिखिए। यानी हमको हिस्ट्री बताना है, तारीख़ बताना है कि इंसान का इर्तिका जो ज़मीन पर किस तरीके से हुआ। तो तकरीबन जो है 7 करोड़ साल पहले जो है ज़मीन पर जो है लंगूर जैसे जानदार मौजूद थे या लंगूर जैसे जो हैवानात मौजूद थे। इन लंगूर जैसे हैवानात के ज़रिए ही जो बंदर जैसे दिखने वाले जो हैवानात का वजूद हुआ। और फिर ये जो बंदर जैसे जो हैवानात थे इनकी जो दुम जो है वो धीरे धीरे जो है वो गायब हो गई। तो साथ ही साथ इन बंदरों के दिमाग में और जिस्मानी साख्त में भी जो है इजाफा हुआ धीरे धीरे, और इनके हाथों में जो है इस्लाह होने लगी। लेकिन इनमें उंगलियों के मुकाबिल जो है अंगूठा मौजूद नहीं था, यानी उंगलियों के साथ में जो अंगूठा नहीं था, इसलिए जो ऐब जैसे जो जानदार हैं उन लोगों का वजूद हुआ, ऐब जैसे जानदारों का। तो ऐब जैसे जानवरों का जो इर्तिका जो 2 ख़ास खितों पर मुनक़सिम हुआ, यानी तकसीम हो गया 2 ख़ास खितों के ऊपर में इन दोनों जानदारों का इर्तिका। तो पहली हालत में जुनूब और शुमाल के हिस्से के अंदर में जो गिब्बन और ओरिंगटान जैसे जो जानवर जो है इनका वजूद हुआ। और फिर ऐब से जो है चिंपैंजी और गोरिल्ला जो है ये जानदार का इर्तिका हुआ, जो 2.5 करोड़ साल पहले तक की जो है अफ्रीका के जंगलों के अंदर में फैले हुए थे। तो इर्तिका की दूसरी हालत के अंदर में 2 करोड़ साल पहले तकरीबन जो इंसान जैसे जानवर का या इंसान नुमा जानवर का जो है वो वजूद हुआ। उसके अलावा मौसम के बतदरीज खुश्क होने की वजह से, यानी मौसम जो है अचानक से जो है खुश्क हो गया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि जितने भी लंबे लंबे जो पेड़ थे जिसके ऊपर में बंदर या ऐब जैसे जो जानदार थे वो अपनी ज़िंदगी गुजारा करते थे, तो इन जंगलात का जो है इन बड़े बड़े पेड़ों का जो है ख़ात्मा हो गया। तो इनका ख़ात्मा होने की वजह से जो ऐब जैसे जो जानदार थे ये पेड़ों को छोड़ करके ज़मीन पर उतर आए और ज़मीन पर अपनी ज़िंदगी जो है वो गुजारना शुरू कर दिए। तो इसके साथ ही साथ जो है इनकी जो है जिस्म जो है सीधा खड़े होने लगा। तो सीधा खड़े होने की वजह से इनके हाथ जो है वो काम करने के लिए जो मुख्तलिफ काम करने के लिए जो है वो आज़ाद हो गए। और इन जानदारों की जो फ़िक्री सुतून था वो भी सीधा होने लगा। कमर के नीचे की जो हड्डियाँ थी इसमें भी जो है तब्दीली वाक़ई हुई। 2 करोड़ साल बाद जो है इंसान जैसे अनवा का हयाती सफ़र शुरू हुआ। तो मशरक़ी अफ्रीका का रामापेथिकस जो है वो पहला इंसान नुमा जानवर कहलाया। तो अफ्रीका का रामापेथिकस, फिर ऑस्ट्रियोपेथिकस, फिर नेदरथल इंसान, फिर क्रो-मैग्नन, ये सब इंसानी इर्तिका की अहम मंजिलें हैं। तो नेदरथल इंसान जो है ज़हीन इंसान जमात की पहली मिसाल तस्लीम किया गया। तो दिमागी नशोनुमा में इजाफे की वजह से
ज़हीन से ज़हीन तर जो है इंसान और गौरव हौस करने वाले जानवर में तब्दील हो गया। बाद में इंसानों की कई हयाती इर्तिका के बाद में जो है सकाफ़ती इर्तिका की इब्तिदा हुई, यानी इंसान जो है ज़मीन पर काश्तकारी करना, मवेशी पालना वगैरह पेशों का आगाज़ किया। इसके अलावा तहज़ीब व तमद्दुन, फ़नून लतीफ़ा और साइंसी उलूम में जो है तरक्की हुई। तकरीबन 200 साल कब्ल जो है सीनती इनकलाब का आगाज़ हुआ और इंसान ने जो है बस्तियाँ बसाई और इस तरीके से वो ज़मीन पर हुकूमत करने लगा। तो इस तरीके से आज के इंसान का इर्तिका हुआ। और ये जो सबक है हमारा हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन यानी तवारुस और इर्तिका, तो ये सबक जो है हमारा यहाँ पर ख़त्म हो गया। अब इसके बाद जो है हम अगला सबक जो है वो लेकर आएंगे और उसके सवाल जवाब का सिलसिला लेकर के आएंगे। तो तब तक के लिए बच्चों, अल्लाह हाफिज़।